नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य में कोविड संक्रमण की रफ्तार कम होने के चलते विगत 15 जून को ही प्रतिबंधों को शिथिल किया गया था। वहीं अब सोमवार से एक बार फिर समूचे राज्य में कड़े प्रतिबंध लागू किए गए, जिसे लेकर कई व्यापारिक संगठन अब सरकार के खिलाफ आवाज उठाते दिखाई दे रहे हैं। राज्य में कई व्यापारिक संगठनों का कहना है कि जब समूचे राज्य में केवल 8 जिलों में ही मात्र 21 डेल्टा वेरिएंट संक्रमित मरीज पाए गए हैं, तो पूरे राज्य में प्रतिबंध क्यों लागू किया जा रहा है। साथ ही व्यापारिक संगठनों का यह भी कहना रहा कि जब राज्य में रोजाना 25,000 मरीज पाए जा रहे थे, तब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी, और अब जब रोजाना 10,000 से भी कम मामले सामने आ रहे हैं, तो राज्य सरकार द्वारा राज्य में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कई जिलों के व्यापारी संगठनों द्वारा इस लॉकडाउन के आदेश की अवहेलना करने का मानस भी व्यक्त किया गया है और कहा गया है कि शाम 4 बजे के बाद भी वे अपनी दुकानें खुली रखेंगे और अब किसी भी तरह के वीकेंड लॉकडाउन का पालन नहीं किया जाएगा। शहर सहित जिले में सोमवार से एक बार फिर आंशिक लॉकडाउन लागू हो गया, जिसकी वजह से सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान व बाजार दोपहर 4 बजे ही बंद हो गए। दोपहर में दुकानें जल्दी बंद होने वाली हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी व्यापारिक क्षेत्रों व प्रतिष्ठानों में जबरदस्त भीड़भाड़ का माहौल दिखाई दिया। हर कोई दोपहर 4 बजे से पहले अपना कामकाज निपटाने की जल्दबाजी में दिखा और लोग बाग बाजारों में अपनी जरूरतों का साहित्य खरीदते हुए दिखाई दिए। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए लगातार दूसरे वर्ष नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन शालाओं में विद्यार्थियों की मौजूदगी नदारद रही और केवल शिक्षकों ने शाला में पहले दिन उपस्थित रहकर सन्नाटे से भरी कक्षाओं में मोबाइल व लैपटॉप के जरिए अपने विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी ली तथा उन्हें ऑनलाइन तरीके से पढ़ाया। ऐसे में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद शहर सहित जिले की लगभग सभी शालाएं सुनसान ही दिखाई दी। अब राज्य में कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे की आशंका जताई जा रही है और तीसरी लहर को छोटे बच्चों के लिहाज से काफी खतरनाक बताया जा रहा है। ऐसे में राज्य शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र को अपने नियत समय पर शुरू करने के साथ ही फिलहाल कुछ वक्त तक ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का निर्देश जारी किया है। ऐसे में अमरावती शहर व जिले सहित समूचे विदर्भ संभाग में सोमवार 28 जून से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन पहले दिन न तो शालाओं में घंटी बजी, न ही शालेय गणवेश में सजे विद्यार्थी दिखाई दिए और न ही विद्यार्थियों की किलबिलाहट से शालेय परिसर चहके। इसकी बजाय सभी शालाओं में शिक्षकों ने पूरी तरह से खाली पड़ी कक्षाओं में उपस्थित रहकर जूम ऐप जैसे साइट्स व यूट्यूब का सहारा लेते हुए अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन तरीके से पढ़ाया। आगामी कुछ दिनों तक सभी शालाओं में ऐसे ही ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई लिखाई का काम चलेगा, ऐसी जानकारी शालेय शिक्षा विभाग द्वारा दी गई है। पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव निपटने के बाद देश में पेट्रोल व डीजल सहित घरेलू गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसका सीधा असर जीवनावश्यक वस्तुओं के दामों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में आम नागरिकों को महंगाई की दोहरी मार सहन करनी पड़ रही है। सोमवार को अमरावती में पेट्रोल 106 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल 97 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया। बीते दिनों पेट्रोल ने 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार किया और इसके बाद भी पेट्रोल के दामों में रोजाना थोड़ा थोड़ा इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर निरंतर जारी दर वृद्धि के चलते अब डीजल भी 100 रुपए प्रति लीटर होने की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पेट्रोल व डीजल में हो रही दर वृद्धि की वजह से यात्री व माल ढुलाई की दरें बढ़ गई हैं। ऐसे में अब जीवनावश्यक वस्तुओं के दाम भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बाग महंगे पेट्रोल व डीजल के साथ ही महंगे सामान खरीदने के लिए मजबूर है। ऐसे में लोगों का मासिक बजट बुरी तरह से गड़बड़ाने लगा है और इस दर वृद्धि को लेकर लोगों में सरकार के खिलाफ काफी हद तक रोष व संताप की लहर देखी जा रही है। स्थानीय मध्यवर्ती कारागार में उड़ान उपक्रम अंतर्गत कौशल्य विकास व बिक्री केंद्र का शुभारंभ जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों हुआ। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जेल में बंद बंदीजनों के कला कौशल्य को प्रोत्साहन देने के साथ ही उन्हें सकारात्मकता की ओर मोड़ते हुए उनमें सुधार व उनके पुनर्वसन में उड़ान उपक्रम बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कारागार के बंदीजनों के कला गुणों व कौशल्य का विकास करने हेतु विविध उपक्रम चलाए जाते हैं, जिनसे कई सुंदर वस्तुओं व कलाकृतियों की निर्मित होती है। इन वस्तुओं की बिक्री हेतु यह केंद्र उपलब्ध कराया गया है। कसं क्रिएट झालेलं आहे आपल्याला दिसते आणि रविताला आता बोलले तुम्हाला या ठिकाणी काही फाईन तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट्स पाहिजे असतील, त्यांना जर काही याला कारागिरीसाठी अजून काही चांगल्या गोष्टी आणि चांगले इन्स्ट्रुमेंट्स पाहिजे असतील तर ते पण खऱ्या अर्थानं कलेक्टर आपण DPTC मधनं देऊया। ते काही 30-30 लाखाचे होतील ते, पण त्यांनी झालं तर अजून फायनिंग पॉलिशिंग आणि अजून फाईन त्या ठिकाणी कारागिरी होईल।
साइंसकोर मैदान पर साइंटिफिक पार्क के भूमि पूजन अवसर पर राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि छात्रों व नागरिकों में विज्ञान से जुड़ी जागरूकता तथा वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने के उद्देश्य से शहर के मध्यवर्ती परिसर में स्थित साइंसकोर मैदान का रूपांतरण साइंटिफिक पार्क में किया जा रहा है। यह उपक्रम महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र रहने वाले अमरावती जिले की सुंदरता में चार चांद भी लगाएगा। इस समय ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग की ओर से 13 एम्बुलेंस वाहनों का लोकार्पण भी पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों किया गया और पालक मंत्री ठाकुर ने मैदान पर जॉगिंग ट्रैक व अन्य सुविधाओं का अवलोकन भी किया। चुनाव में महत्वपूर्ण रहने वाले ईवीएम मशीन व वीवीपैट मशीन को सुरक्षित रखने के लिए स्वतंत्र गोदाम की स्थापना जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से की जा रही है, जिसका भूमि पूजन पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों आज किया गया। इस कार्य के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 14 करोड़ 99 लाख रुपए की निधि के नियोजन को प्रशासकीय मान्यता दी गई है। यह निर्माण कार्य सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की ओर से किया जा रहा है। गत रोज अपने चिखलदरा दौरे के तहत पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा चिखलदरा में बनने जा रहे एशिया के तीसरे और देश के पहले स्काई वॉक ग्लास रोपवे का निरीक्षण किया गया। इस समय उन्होंने कहा कि चिखलदरा में बनने जा रहे स्काई वॉक का काम पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की अनुमतियों की जरूरत है, किंतु यह अनुमतियां नहीं मिलने की वजह से इस स्काई वॉक का काम अधर में लटका हुआ है, जिसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जबकि राज्य सरकार द्वारा इस स्काई वॉक का काम जल्द से जल्द पूरा करने हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। गत रोज जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा चिखलदरा में ग्रामीण पुलिस विभाग के विश्राम गृह का उद्घाटन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल को आमंत्रित नहीं किया गया था। कुछ माह पूर्व जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा चिखलदरा में तहसील स्टेडियम का भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया था। उस समय छापी गई पत्रिका में विधायक राजकुमार पटेल के अलावा स्थानीय जिला परिषद सभापति दयाराम काले तथा तहसील कांग्रेस अध्यक्ष मिश्रीलाल झारखंडे का नाम नहीं था। इस कारण कांग्रेस पदाधिकारियों ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर तथा वरिष्ठ कांग्रेसियों से इसकी शिकायत की थी। उसी के परिणाम विधायक पटेल से हिसाब किताब बराबर करते हुए उन्हें कल के कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। ऐसी चर्चा कांग्रेस पदाधिकारियों एवं राजनीतिक क्षेत्र में देखी जा रही है। गत रोज वरुड़ तहसील के बेनुडा शहीद स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा मोर्शी के उप जिला अस्पताल में बनने जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों हुआ। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का बेहद सशक्त रहना जरूरी है, ताकि नागरिकों के स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता दी जा सके। इस बात के मद्देनजर सरकार द्वारा उप जिला एवं ग्रामीण अस्पतालों के स्तर पर ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर व कुशल प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। शहर में ऑक्सीजन पार्क के बाद अब मुंबई के बूट हाउस तथा हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी परिसर की तरह यहां के पुराने बाईपास से सटे ऑक्सीजन पार्क में बूट पार्क साकार किया जा रहा है। ऑक्सीजन पार्क के बाद देश के तीसरे बूट गार्डन के रूप में अब अमरावती की ख्याति होगी। हकीकत में यह भव्य बूट एक वॉच टावर है, जहां से ऑक्सीजन पार्क का निरीक्षण किया जा सकता है। इस बूट के निर्माण कार्य की शुरुआत 17 जुलाई 2017 को की गई थी। इस ऑक्सीजन पार्क में 54 प्रकार के कमल के फूल, सफेद चापा व बोगनवेल के साथ ही विभिन्न फलों के पेड़ लगाए गए हैं। साथ ही ऑक्सीजन उत्सर्जन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बरगद, पीपल, बेढ़ा, इमली, महुआ व नीम के पेड़ भी लगाए गए हैं। अमरावती जिले सहित अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल, चंद्रपुर व वर्धा जिले में आज रात और कल दिन भर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं विदर्भ के अन्य हिस्सों में हल्के व मध्यम स्तर की वर्षा होगी। इस आशय की जानकारी मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड द्वारा दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि बारिश का जोर 30 जून को कुछ हद तक कम होगा और 1 व 2 जुलाई के दौरान बारिश का प्रमाण बेहद अत्यल्प रहेगा। स्थानीय कृषि उत्पन्न बाजार समिति द्वारा संचालित पुराना कॉटन मार्केट स्थित थोक सब्जी व फल मंडी में सोमवार 28 जून को 63 टेम्पो व 13 ट्रक में 4100 क्विंटल साग सब्जी तथा 2040 क्विंटल फलों की रिकॉर्ड तोड़ और बम्पर आवक हुई। वहीं स्थानीय कृषि उत्पन्न बाजार समिति की फसल मंडी में सोमवार 28 जून को 6175 क्विंटल अनाज की आवक हुई, जिसमें गेहूं, तुअर व सोयाबीन का बड़े पैमाने पर समावेश रहा। अमरावती शहर में विगत 1 वर्ष से कोई भी कारण नहीं रहने के बावजूद भी बार बार विद्युत आपूर्ति खंडित होती है, जिसकी वजह से सभी शहरवासी हैरान परेशान हो गए हैं। ऐसे में महावितरण द्वारा अखंडित विद्युत आपूर्ति जारी रखने हेतु तमाम आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस आशय की मांग भारतीय जनता पार्टी की शहर इकाई द्वारा महावितरण की मुख्य अभियंता सुचित्रा गुर्जर को सौंपे गए निवेदन में की गई है। भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर की अगुवाई में सौंपे गए इस निवेदन में कहा गया है कि कोविड संक्रमण काल के दौरान लॉकडाउन जारी रहने के चलते सभी लोग बाग अपने अपने घरों में हैं और कई युवा ऑनलाइन काम करते हुए वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिन्हें विद्युत आपूर्ति खंडित होने की वजह से काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। की तुम्हाला स्वतःला कल्पना आहे, तुमच्या कुटुंबातील घराण्यातले लोक तरुण पोरं जे आहेत जे वर्क फ्रॉम होम करता आहेत शहरामध्ये, माझा पोरगा पण आहे, त्याच्या पोराचे जितके शिवराजी त्याचे फ्रेंड्स आहेत ते मंडळी सगळी पुणे मुंबईची आहेत, त्यांना जानेवारीपर्यंत डिसेंबरपर्यंत वर्क फ्रॉम होम सांगितलेलं आहे। ते त्यांच्या बॉसला कितीदा हे सांगतील की बाबा लाईन गेलेली आहे काम नाही करू शकत, लाईन गेलेली आहे काम नाही करू शकत।
प्रतिमाह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों के साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर मन की बात की जाती है, जिसका प्रसार भारती द्वारा सीधा प्रसारण किया जाता है। इसके तहत गत रोज पीएम के संबोधन का 78वां प्रसारण हुआ। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की शहर व जिला कार्यकारिणी की ओर से साईनगर प्रभाग में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। गुरुकुल व्यायामशाला में आयोजित कार्यक्रम में महापौर चेतन गावंडे तथा मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। महाराष्ट्र में वट पूर्णिमा को सुहागिन महिलाओं के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है, जो इस बार बीते गुरुवार 24 जून को बड़े हर्षोल्लास व पारंपरिक पद्धति से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में ब्लिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा ऑनलाइन वट पूर्णिमा फोटो कॉन्टेस्ट स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इस स्पर्धा में शामिल होने हेतु इच्छुक महिलाओं से वट वृक्ष की टहनी अथवा पौधे की पूजा करते हुए अपने फोटो व्हाट्सएप पर भेजने का आह्वान किया गया था। इस ऑनलाइन स्पर्धा को महिलाओं की ओर से भरपूर प्रतिसाद मिला व सैकड़ों प्रविष्टियां भी प्राप्त हुई। इन सभी प्रविष्टियों का परीक्षण मुंबई फिल्म सिटी की प्रोफेशनल फोटोग्राफर तथा इफेक्ट स्टूडियो की संचालक रजनी खीमानी द्वारा किया गया, जिसके बाद विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन संयोजिका अंकिता विश्वकर्मा व भारती कलस्कर द्वारा किया गया था। विगत लंबे समय से बंद पड़े चिखलदरा के जंगल सफारी गार्डन तथा किले को 2 दिन पहले ही शुरू किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ के जिप्सी चालक व मालिकों एवं स्थानीय व्यवसायियों में खुशी की लहर थी कि अब एक बार फिर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। लेकिन 2 दिन पूर्व जारी किए गए नए आदेश में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में पहले से ही आर्थिक परेशानी झेल रहे जिप्सी चालक मालिक व पर्यटकों पर आश्रित रहने वाले व्यवसायियों में भारी रोष व असंतोष देखा जा रहा है। इन सभी का कहना है कि जब जिलाधीश द्वारा सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक सब कुछ खुला रखा जा रहा है, तो उसी नियम के तहत उन्हें भी रोजाना सुबह 7 बजे से 4 बजे तक जंगल सफारी व बगीचों को शुरू रखने की अनुमति दी जाए। अकोला स्थित विभागीय स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय को राज्य के स्वास्थ्य महकमे की ओर से सोमवार 28 जून को 72,420 कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराएगी, जिसमें कोविशील्ड के 22,500 तथा कोवैक्सीन के 49,820 डोज का समावेश। सोमवार की सुबह वैक्सीन का स्टॉक प्राप्त होते ही इसका जिला निहाय वितरण किया गया, जिसके तहत अमरावती जिले को कोविशील्ड के 6,000 तथा कोवैक्सीन के 9,900 ऐसे कुल 15,900 डोज प्रदान किए गए। वहीं अकोला जिले को कोविशील्ड के 6,900 व कोवैक्सीन के 6,100, बुल्ढाना को कोविशील्ड के 6,400 व कोवैक्सीन के 11,400, वाशिम को कोविशील्ड के 1,000 व कोवैक्सीन के 12,620 तथा यवतमाल जिले को कोविशील्ड के 2,200 व कोवैक्सीन के 9,900 डोज का स्टॉक उपलब्ध कराया गया है। जिले में जारी कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान के तहत विगत 1 माह के दौरान अमरावती जिले में ही 1 लाख से अधिक नागरिकों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का पहला व दूसरा डोज लगाया गया। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिले में कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान काफी तेजी और युद्ध स्तर पर जारी है। विगत मई माह के अंत तक जिले में करीब 5 लाख लाभार्थियों को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका था। वहीं अब वैक्सीन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या 6,06,328 पर जा पहुंची है, जिसमें से 4,58,788 ने पहला तथा 1,47,540 ने पहले डोज के बाद दूसरा डोज लगवा लिया है। वहीं संभाग के 5 जिलों में अब तक 23,15,992 प्रतिबंधात्मक डोज लगाए जा चुके हैं, जिसके तहत 18,02,925 लोगों ने पहला तथा 5,13,067 लोगों ने पहले के बाद दूसरा डोज भी लगवा लिया है। जिले में एक बार फिर कोविड संक्रमण की रफ्तार सुस्त होती दिखाई दे रही है। सोमवार को केवल 28 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं 2 कोविड संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें से एक मरीज अमरावती मनपा क्षेत्र तथा दूसरा मरीज अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखता था। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95,911 पर जा पहुंची है। वहीं जिले में कोविड मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,552 पर पहुंच गई है। सोमवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 70 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 93,902 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 457 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 134 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 323 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 180 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 83 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 194 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 2,391 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 1.71% लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 97.91% पर पहुंच गया है। विगत कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आ रही है और रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। सोमवार को समूचे संभाग में केवल 66 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 15, यवतमाल के 2, बुल्ढाना के 13 तथा वाशिम के 8 मरीजों का समावेश है। साथ ही सोमवार को संभाग में 118 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 3, बुल्ढाना के 24 तथा वाशिम के 20 नागरिक शामिल हैं। संभाग में अब तक 3,54,830 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 3,48,885 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं।
जिले के कुल 45 सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों तथा कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु 2338 बेड की व्यवस्था उपलब्ध है, जिसमें से इस समय केवल 28 अस्पतालों में 171 बेड पर ही मरीज भर्ती हैं और 2167 बेड रिक्त पड़े हैं। वहीं 17 कोविड अस्पतालों में इस समय एक भी कोविड संक्रमित मरीज भर्ती नहीं है। इसके बावजूद इन सभी अस्पतालों को फिलहाल स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। इस वर्ष की शुरुआत में यानी फरवरी से कोविड संक्रमण की दूसरी लहर की शुरुआत हुई और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ते जाने की वजह से स्थानीय जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की घोषणा की। उसके बाद 14 अप्रैल से राज्य सरकार के निर्देश पर एक बार फिर कड़े लॉकडाउन के साथ जिलाबंदी भी कर दी गई। इस लॉकडाउन में 2365 लोगों ने अत्यावश्यक कामों के लिए पुलिस आयुक्तालय से ई पास निकालकर अपने निजी वाहनों से जिले से बाहर सफर किया। हालांकि इस दौरान जिले से बाहर सफर करने हेतु पुलिस आयुक्तालय में कुल 14,990 लोगों ने ई पास के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 12,625 लोगों के आवेदन को खारिज कर दिया गया। गत वर्ष मार्च माह के दौरान कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी वजह से हर कोई अपने अपने घरों में रहने के लिए मजबूर था और सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। वहीं कालांतर में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई, जिससे सड़कों पर एक बार फिर भीड़भाड़ का दृश्य दिखाई देने लगा। लेकिन इस दौरान लोगों की वाहन चलाने संबंधी आदतों व प्रवृत्ति में काफी हद तक बदलाव देखा गया और पहले की तुलना में सड़कों पर भीड़भाड़ कम रहने की वजह से लोग बाग काफी तेज गति से फर्राटे के साथ अपने वाहन सड़कों पर दौड़ाने लगे, जिसकी वजह से अब आए दिन कहीं न कहीं कोई सड़क हादसा घटित हो रहा है। विगत 5 माह के दौरान घटित 151 सड़क हादसों में 38 लोगों की जान गई है और 116 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। विगत 5 माह के दौरान शहरी क्षेत्र में हुए हादसों में मरने वालों में युवाओं का प्रमाण सर्वाधिक रहा। तेज रफ्तार के साथ वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने की वजह से अधिकांश युवा हादसों का शिकार हुए। इन दिनों पाबंदी रहने के बावजूद अमरावती शहर सहित जिले में नायलॉन मांझे का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में इस मांझे की खरीदी बिक्री करने वालों सहित इसका इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग हेल्पिंग हैंड संगठन की ओर से पुलिस आयुक्त को सौंपे गए निवेदन में की गई है। गौर बंजारा युवा संगठन ने नवी मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को स्वर्गीय वसंतराव नाइक का नाम देने की मांग को लेकर जिलाधीश को निवेदन सौंपा है। इस निवेदन में कहा गया है कि नवी मुंबई के शिल्पकार वसंतराव नाइक 11 वर्षों तक राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए नवी मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को उनका नाम दिया जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री व पेट्रोलियम मंत्री को भेजे गए निवेदन में कहा गया कि पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर सहित खाद्य पदार्थों के दामों में लगातार होते इजाफे को नियंत्रित किया जाए और जीवनावश्यक वस्तुओं के दामों पर नियंत्रण पाया जाए। स्थानीय वलगांव रोड पर स्थित डॉक्टर सोहेल बारी के बेस्ट अस्पताल में करीब 10 दिन पहले 24 घंटे के भीतर परतवाड़ा निवासी शबाना अंजुम नियाजुद्दीन व उनकी मां बशीदा खातून शेख हबीब की मौत हो गई थी। दोनों की मौत के बाद संबंधित परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए डॉक्टर बारी के खिलाफ गाड़गेनगर में शिकायत दर्ज की थी और कई तरह के आरोप लगाए थे। ऐसे में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष विभागीय आयुक्त कार्यालय के विशेष कार्यकारी अधिकारी अजय लहाने ने जिलाधीश शैलेश नवाल को इस मामले में डॉक्टर सोहेल बारी के खिलाफ धारा 304 के तहत अपराध दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सामाजिक कार्यों में हमेशा सक्रिय रहने वाले उम्मत हेल्पलाइन की ओर से रविवार को एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। साथ ही उम्मत मल्टीपर्पज फाउंडेशन के कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। इस समय कोविड संक्रमण काल के दौरान कब्रिस्तान में दफन विधि करने वाले कोरोना योद्धाओं का फाउंडेशन की ओर से शाल व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए 700 करोड़ रुपए के बदले में 3 करोड़ 39 लाख रुपए का कमीशन अदा किए जाने के मामले की जांच पुलिस आयुक्तालय की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। 4 दिन पहले जांच अधिकारी व पुलिस निरीक्षक शिवाजी बचाटे ने इरविन चौक स्थित जिला मध्यवर्ती बैंक के मुख्य कार्यालय के लेखा विभाग में लगभग 3 घंटे छानबीन करते हुए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए थे। जब्त किए गए दस्तावेजों में से 8 से 9 कागजातों पर हस्ताक्षर वाला हिस्सा ही फटा हुआ रहने की सनसनीखेज जानकारी सामने आई है, जिससे सबूत नष्ट किए जाने का प्रयास किए जाने की बात स्पष्ट हो रही है। वलगांव रोड पर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर परिसर में रहने वाली सेवानिवृत्त शिक्षिका के साथ फेसबुक पर जान पहचान होने के बाद एक बदमाश ने खुद को यूएस में डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाला युवक बताया और इस शिक्षिका को विदेश से गिफ्ट भेजने का झांसा दिया। इस व्यक्ति ने महिला का विश्वास हासिल करने के लिए अपनी ऑनलाइन धोखाधड़ी की साजिश में एक युवती की मदद भी ली और इस युवती ने खुद को कस्टम ऑफिसर बताते हुए कहा कि आपका यूएस से आया हुआ विदेशी पार्सल छुड़ाने के लिए 31,000 रुपए भेज दीजिए। तब पहली बार इस सेवानिवृत्त शिक्षिका ने 31,000 रुपए भेजे। फिर उसके बाद एक व्यक्ति का कस्टम अधिकारी के नाम से ही फोन आया और पार्सल में विदेशी डॉलर रहने की बात कहते हुए उसे छुड़ाने के लिए 61,000 रुपए भेजने की बात कही। करीब 1 लाख रुपए के आसपास रकम भेजने के बाद भी जब किसी भी तरह का पार्सल इस महिला तक नहीं पहुंचा, तब इस महिला ने साइबर सेल में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान यूएस में बैठे व्यक्ति ने 1 से 1.5 माह के बीच अलग अलग तरीके से इस महिला के खाते से 14 लाख रुपए अपने खाते में बुला लिए थे।
लगातार चल रहे लॉकडाउन तथा बारिश के अभाव की वजह से किसान पहले ही काफी हैरान परेशान है। ऐसे में राजस्व विभाग द्वारा एक मामले में किसान का खेत रास्ता बंद किए जाने की वजह से रास्ते को पूर्ववत खोले जाने की मांग को लेकर दिव्यांग किसान सचिन रामेश्वर वाटने द्वारा विगत 1 माह से चांदूर बाजार तहसील के चक्कर काटे जा रहे थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकलने की वजह से इस दिव्यांग किसान ने चांदूर बाजार तहसील कार्यालय के तहसीलदार कक्ष में ही जहर गटक लिया, जिसके बाद उसे तुरंत गंभीर अवस्था में तहसीलदार के वाहन से ग्रामीण अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बीते शनिवार को तिवसा में स्थित आशीर्वाद बियर बार के सामने शिवसेना के तिवसा शहर प्रमुख अमोल पाटिल की निर्मम हत्या के मामले में तिवसा के निकट कमलापुर गांव निवासी गुणवंत उमप नामक युवक को आज सुबह ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। गुणवंत उमप की इससे पहले कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं बताई गई है, लेकिन कहा गया है कि गुणवंत इस हत्याकांड में शामिल अविनाश पांडे का कॉलेज मित्र है और शनिवार की रात अविनाश पांडे ने गुणवंत को मिर्ची पाउडर लेकर आशीर्वाद बार के पास बुलाया था। पश्चात अपने मित्र के कहने पर गुणवंत मिर्च पाउडर लेकर वहां पहुंचा और हत्या के संगीन मामले में फंस गया। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से वह अपने गांव के निकट एक कैंटीन में छिपकर बैठा था और ग्रामीण अपराध शाखा की पुलिस ने उसे सोमवार की सुबह ही गिरफ्तार किया है। ग्रामीण क्षेत्र से शहर में पढ़ाई के लिए आने वाली लड़कियों को छेड़ने वाले माहौली जहांगीर गांव के पवन प्रमोद तल्हार नामक युवक को स्थानीय न्यायालय ने बिना भंग व पोस्को के मामले में दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गाड़ीनगर पुलिस थाना अंतर्गत कांतानगर निवासी वैभव ठाकरे ये अपनी पत्नी को लाने के लिए बाहर गांव गए हुए थे, तब उनके दरवाजे का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने सोने के जेवरात समेत नगद राशि सहित कुल 47,000 रुपए का माल चुरा लिया। रविवार की सुबह जब अपनी पत्नी के साथ ठाकरे वापस लौटे तब उन्हें घर का ताला टूटा हुआ दिखाई दिया और इस चोरी की वारदात का मामला सामने आया। गाड़ीनगर पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। मोर्शी तहसील के हिवरखेड़ में गुरुवार 24 जून को भावेश अमोल इंगले नामक 2 वर्षीय बच्चे के शरीर पर गर्म पानी गिरने की वजह से वह बुरी तरह झुलस गया, जिसकी शनिवार 26 जून को जिला सामान्य अस्पताल में मौत हो गई। कुर्रा गांव निवासी अजय शंकर राव भोयार नामक युवक की क्रिकेट खेलते समय अचानक सीने में दर्द उठने के बाद मौत हो गई। हालांकि इससे पहले उसके दोस्तों ने उसे तत्काल इलाज के लिए इरविन अस्पताल में लाया, लेकिन बीच रास्ते में ही अजय भोयार ने दम तोड़ दिया। पुराना हाईवे पर ललित कॉलोनी में हुई चेन स्नेचिंग के मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस ने कल रविवार को एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अश्विन उर्फ आशु विजय रामटेके बताया गया है। इस युवक को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। घर में साफ सफाई का काम करने हेतु आई 2 महिलाओं ने घर के 4 लाख रुपए मूल्य के 80 ग्राम सोने के जेवरात रहने वाली पर्स चुरा लिया, ऐसा संदेह घर की मालकिन द्वारा व्यक्त किया गया था। हिंगासपुरे नगर निवासी अलका लखड़े के निवास पर यह घटना घटित हुई थी। इस मामले में राजापेट पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है। वर्धा जिले के आरवी पुलिस स्टेशन अंतर्गत अजय आत्राम नामक युवक के गांव में ही रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ प्रेम संबंध थे, जिसे अजय आत्राम ने 23 जून की रात मिलने के लिए बुलाया और उसे कुएं में ढकेल दिया। इस मामले का पर्दाफाश 4 दिन बाद हुआ और पुलिस ने अजय आत्राम को गिरफ्तार किया है। अजय आत्राम ने पुलिस को बताया कि उसकी प्रेमिका अपने पूर्व प्रेमी के साथ भी संबंध रखे हुए थे। इस बात से चिढ़कर उसने उसे कुएं में ढकेलकर मार डाला। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।